पॉलिटिशियंस बड़ी बड़ी बातों के लिए जाने जाते हैं, पर जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ें आम लोगों को परेशान करती हैं, जब तक हम उन्हें नहीं सॉल्व कर सकते तो हम अपने आप को सक्सेसफुल नहीं मान सकते। I don't believe that there is any reason why the people of Delhi will not vote for us. Yes, yes. At the same time, when there is financial security being propagated by the government, Delhi still ranks as one of the top states with highest crimes against women. At the end of the day, it is your policing system that can stop crimes against women. For you, personally and politically, what does Ram Rajya stand for? अतिशी जी, क्विंट और क्विंट हिंदी पर आपका स्वागत है। हमारे शो बड़ी बड़ी बातें पर आपका स्वागत है। What does बड़ी बड़ी बातें mean to you as a politician? मुझे तो लगता है कि अगर हम बड़ी बड़ी बातें ना करके छोटे छोटे काम भी कर दें, so we would probably be far more successful. And unfortunately politicians बड़ी बड़ी बातों के लिए जाने जाते हैं, पर जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ें आम लोगों को परेशान करती हैं, जब तक हम उन्हें नहीं सॉल्व कर सकते तो हम अपने आप को सक्सेसफुल नहीं मान सकते। बड़ी बड़ी बातें देश में होने जा रही हैं, चुनाव आ रहे हैं, दिल्ली का बजट अभी अभी आया है। I was listening to your budget speech and there was something very very interesting that you said, that this budget follows the ethos of Ram Rajya. For you personally and politically, what does Ram Rajya stand for? So first of all, this time in the assembly, we didn't just present the budget for 2024-25. We also presented a report card of the Arvind Kejriwal government of the last 9 years and tried to show how the lives of people of Delhi have been transformed since 2014, before the Kejriwal government, to now in 2024. So I think for us, Ram Rajya really stands for the ethos of working for the last person. What is the idea of Ram Rajya? That no one will be poor, no one will be destitute, no one will be ill, all families will be prosperous and taken care of. And that really is the ethos with which we have been running our government in Delhi for the last 9 years. And I think that it would not be an exaggeration to say that the lives of the ordinary people of Delhi have been transformed in this last decade. There was a very peculiar announcement that was made. महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत 1,000 रुपये हर महिला को। आम आदमी पार्टी का क्या ध्येय है इस स्कीम के द्वारा? देखिए, अगर आप आम आदमी पार्टी के पिछले 9 साल की जर्नी देखिए, सो हमारी बहुत सारी पॉलिसीज़ एक्चुअली विमेन ओरिएंटेड रही हैं, विमेन की लाइफ्स को इम्प्रूव करने के लिए रही हैं। कुछ डायरेक्टली विमेन के प्रति टारगेटेड रही हैं, जैसे हमारी फ्री बस राइड की स्कीम है। हमारी फ्री बस राइड स्कीम की वजह से महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में अपने घर से बाहर निकल रही हैं। 2019-20 में जब ये स्कीम आई थी, तब हर साल तकरीबन 17 करोड़ विमेन की राइडरशिप होती थी। ये बढ़ के अब 40 करोड़ पहुंच गई है। दैट मीन्स महिलाओं को जब आपने फ्री ट्रैवल दिया तो वो खुल के अपने घर से बाहर निकली। सेकेंड, अगर आप आम आदमी पार्टी की सरकार की बाकी भी जो हमारी फ्लैगशिप स्कीम्स और पॉलिसीज़ रही हैं, एजुकेशन, आज भी गवर्नमेंट स्कूल्स में 60% लड़कियां पढ़ती हैं। क्यों? क्योंकि जब परिवार के पास कुछ पैसा होता है तो वो सोचता है कि भाई लड़के पे लगा दें। आज भी मोहल्ला क्लिनिक में 80% पेशेंट्स महिलाएं हैं। आज जो हमारी तीर्थ यात्रा की स्कीम है सीनियर सिटीजन्स के लिए, उसमें भी 90% जो तीर्थ यात्रा के लिए जाती हैं वो महिलाएं होती हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब तक सर्विसेज महंगी होती हैं या उनका कोई चार्ज होता है तो महिलाएं उन्हें एक्सेस ही नहीं कर पाती। It is only because the Arvind Kejriwal government has provided all of these things for free that women are able to access them. But the real decision-making power for any woman will come when she has money in her hand. See, it's the reality of our society today. आप और हम यहाँ पे बैठ के जो ठीक ठाक सैलरी अपने घर में लेके जाते हैं, हम कुछ भी सोचें, लेकिन आज भी एक आम परिवार में एक महिला को एक छोटा सा खर्च करने के लिए किसी ना किसी आदमी के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं, चाहे वो उसका पति हो, चाहे वो उसके पिता हो, या बुजुर्ग होने पे चाहे वो उसका बेटा हो। तो व्हेन वी टॉक अबाउट गिविंग 1,000 रुपीज़ टू एवरी वुमन, तो इसका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, जो एम्पावरिंग इम्पैक्ट है कि ये पैसा मेरा है,
कोई मुझसे सवाल नहीं पूछ सकता, ये मेरे अकाउंट में आएगा। मैं चाहे जैसे इसको खर्च करूं, मैं अपने बच्चों पे खर्च करूं, उनकी पढ़ाई लिखाई पे खर्च करूं, मैं जाके मूवी देखने पे खर्च करूं, लेकिन ये पैसा मेरा है। इन द डेटा दैट वाज प्रेजेंटेड, आपने कहा कि 17 लाख परिवारों को मुफ्त पानी मिल रहा है दिल्ली में आज की तारीख में, बट साइमल्टेनियसली देयर इज ऑल्सो द इशू ऑफ द फॉल्टी वाटर बिल्स। हाउ इज द गवर्नमेंट टैकलिंग इट? See, this issue of faulty water bills has been going on for the last couple of years, and especially it got exacerbated at the time of COVID, when for almost about a year and a half, the meter readers did not actually go take the readings. So there were a lot of wrong readings that got recorded. Now, when there is a perception that my bill is wrong, so in fact, what it effectively does is not only does it have impact on the citizens, it also dries up the revenue of the Delhi Jal Board. And this is the reason why we have been looking to bring this one-time settlement scheme. But like all policies of the Kejriwal government, we don't get anything without a struggle. Yeah. So the struggle is on, and we will hopefully fight it out and get it passed soon. Like you said, the and even the data shows that per capita income दिल्ली की जनता का 2014 से लेकर अब तक डबल हुआ है। दिल्ली का GSDP डबल से ज़्यादा होकर बढ़ा है। ऐसे में आपको लगता है जनता आपको इस बार चुनेगी? विल दे हैव दोस फैक्टर्स ऑन देयर माइंड्स व्हेन दे वोट? देखिए, मुझे लगता है कि शायद जो दिल्ली के वोटर हैं वो ये आंकड़े ना देख रहे हों कि GSDP कितना बड़ा है, पर कैपिटा इनकम कितना बड़ा है, लेकिन वो अपने डे टू डे ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज देख रहे हैं। मैं दिल्ली के रहने वाली हूँ, मैं सारी ज़िंदगी दिल्ली में रही हूँ। मुझे याद है कितने लंबे लंबे पावर कट दिल्ली में लगा करते थे। हमने बचपन बिताया है वो हैंड फैंस चलते चलते जब लंबे लंबे पावर कट होते थे, और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। 2014 की गर्मियों तक 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे, लंबे लंबे पावर कट लगते थे, और फिर भी इतने भारी भरकम बिजली के बिल आते थे। आज 24/7 इलेक्ट्रिसिटी आती है, 22 लाख परिवारों का बिजली का बिल ज़ीरो आता है। इनफैक्ट अगर आप देखिए, स्टडीज़ शो दैट आप एक गरीब परिवार को 1 घंटे भी एक्स्ट्रा बिजली देते हैं ना, तो उनकी फैमिली इनकम 14-15% से बढ़ती है। आज आप पानी की सप्लाई को देखिए, आज सबके घर में पाइपलाइन पहुंच गई है। ये कितना बड़ा चेंज है। आज आप गवर्नमेंट स्कूल्स को देखिए, ये स्वैंकी प्राइवेट स्कूल्स को पीछे छोड़ देते हैं दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स। एक रीसेटलमेंट कॉलोनी है साउथ ईस्ट दिल्ली में, लो इनकम एरिया है, वहाँ पे एक स्कूल से 32 लड़कियों ने नीट का एग्ज़ाम क्लियर किया है, एक स्कूल से, राइट। तो ये तो लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज। सो अगर आप एक आम इंसान की ज़िंदगी से, एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब परिवार की ज़िंदगी में देखिए, बहुत बड़ा चेंज आया है। सो आई डोंट बिलीव दैट देयर इज़ एनी रीज़न व्हाई द पीपल ऑफ दिल्ली विल नॉट वोट फॉर अस। यू कॉन्फिडेंट? यस, यस। एज यू सेड, आप दिल्ली में इतने वर्षों तक रही हैं। You are the only female cabinet minister in the Kejriwal government, and we are speaking on the eve of Women's Day. But at the same time, when there is financial security being propagated by the government, if you look at the NCRB data, Delhi still ranks as one of the top states with highest crimes against women. As a woman and somebody who has seen Delhi for so long, आपको लगता है और क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस की व्यवस्था हमारे पास नहीं है। जो चीज़ें हमारे डोमेन में रही हैं उसमें तो लगातार हमने एफर्ट्स किए हैं। आज आप देखिए, दिल्ली हैज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ CCTV कैमराज इन द वर्ल्ड। आज लंदन और न्यूयॉर्क को दिल्ली ने पीछे छोड़ दिया है। आप स्ट्रीट लाइट्स और डार्क स्पॉट से कितना बड़ा इशू होता था दिल्ली में। जो दिल्ली की मेन रोड्स हैं, PWD रोड्स हैं, उनमें पिछले 10 साल में 25,000 एक्स्ट्रा लाइटें लगी हैं। आज हर किलोमीटर पे 60+ लाइटें हैं। उसके अलावा एक और पॉइंट जिसमें हैरेसमेंट बहुत होता था महिलाओं का, वो होती थी DTC बसेस। एंड उसमें जो हमारी बस मार्शल्स की स्कीम थी, दैट आई फील प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग बसेस मोर सेफ, मोर सिक्योर। अनफॉर्चुनेटली उस स्कीम को भी इस जो हमारी LG साहब और दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी के साथ टसल चलती रहती है, उसकी वजह से वो अभी स्टॉल्ड है। बट अभी उस स्कीम को भी रीस्टार्ट करने के लिए वी आर टेकिंग द मैटर टू द हाई कोर्ट। लेकिन क्या है, एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ योर पुलिसिंग सिस्टम दैट कैन स्टॉप क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। अगर किसी को पता हो
कि भाई यहाँ से पुलिस की PCR जाती ही जाती है हर 10 मिनट में, पीपल विल बी केयरफुल। अगर उनको पता हो कि हमने कोई क्राइम कर दिया, सो स्पीडीली FIR फाइल होगा। आप पुलिस वाले को रिश्वत नहीं दे सकते हो, आप अपने FIR की वो कम नहीं करवा सकते हो, टर्म्स एंड कंडीशंस। तो सबको डर लगेगा। जब तक स्पीडी जस्टिस नहीं होता, जब तक प्रॉपर पुलिस सर्वेलेंस नहीं होती है, जब तक हमारी पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं होती है, तब तक हम क्राइम को नहीं कम कर सकते हैं। एंड मेरा तो LG साहब से आग्रह रहेगा, वो दिन रात दिल्ली सरकार के जो सारे काम हैं, जो सारे हमारे डोमेन में आते हैं, वहाँ पे तो कभी जल बोर्ड का काम देखने जाते हैं, कभी PWD का काम देखने जाते हैं। मेरे तो उनसे आग्रह रहेगा, कभी पुलिस स्टेशन भी होके आइए, कभी PCR वैन्स भी देख के आइए, कभी रात को दिल्ली की सड़कें महिलाओं के लिए कितनी अनसेफ हो जाती हैं, कभी वो तो देख कर आइए। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने LG साहब को बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी हैं। अगर वो बस ये एक काम कर लेना, दिल्ली की महिलाओं को सेव कर दें सही पुलिसिंग के माध्यम से, ये दिल्ली शहर उनको कभी नहीं भूलेगा। जब तक लोगों में ये फियर नहीं होता ना कि यहाँ पे पेट्रोलिंग हो रही है, क्राइम हुआ तो FIR होगी, क्राइम हुआ तो अरेस्ट होंगे, अरेस्ट होने के बाद स्पीडी जस्टिस होगा, तो सब केयरफुल होंगे। हाउ इज़ इट दैट देयर इज़, देखिए इंसान चाहे वो दिल्ली में रहता हो चाहे वो बॉम्बे में रहता हो, वो बहुत अलग नहीं है, लेकिन बॉम्बे में पुलिस व्यवस्था ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए वहाँ पे महिलाओं के खिलाफ क्राइम्स कम होते हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में रहने वाले लोग लंदन में रहने वाले लोगों से बहुत अलग है, लेकिन वहाँ पे जो आपका पुलिसिंग सिस्टम है, आप न्यूयॉर्क में जाइए, आपको हर जगह NYPD के लोग दिखते हैं। वहाँ पे कहीं पे भी छोटी सी बात हो जाए, पुलिस एकदम से इंटरवीन करती है। वहाँ पे किसी की हिम्मत नहीं है पब्लिक स्पेसेस में महिलाओं के साथ बदतमीजी करने की। देश की महिला राजनेताओं के लिए आपका क्या संदेश होगा आने वाले चुनाव के लिए? देखिए, मेरे तो सबसे यही संदेश है कि हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमें देश के लोगों के लिए, खासकर जो कतार में आखिरी इंसान है, उसके लिए डिलीवर करना हमारी जिम्मेदारी है। एक महिला होने के नाते और भी ज़्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर गरीब परिवार में भी कतार में कोई सबसे पीछे है तो वो महिला ही है। तो अगर आज हम इस पोजीशन में हैं कि हम चुन के आए हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी में हैं, इस देश में हमारी आवाज़ सुनी जाती है, तो हमारी जिम्मेदारी देश की महिलाओं के प्रति और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। मुझे पर्सनली इस बात की खुशी है कि मैं जिस पार्टी में बिलोंग करती हूँ, मैं जिस स्टेट में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ, जिस कैबिनेट में मंत्री हूँ, उस सरकार ने हमेशा महिलाओं को सबसे आगे रखा है इन टर्म्स ऑफ आवर पॉलिसीज़। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि सभी विमेन पॉलिटिशियंस कोशिश ये करेंगी कि उनकी पार्टियाँ भी आगे रखें। अतिशी जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू क्विंट हिंदी, और बड़ी बड़ी बातें पर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे छोटे छोटे कामों के बारे में ज़रूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।